सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अनिराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आरआरबी एनटीपीसी 2021 के मैथ सॉल्यूशन की हम सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें 6 पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 28 दिसंबर का, 29 दिसंबर का और 30 दिसंबर के हमने 6 जो पार्ट हैंगे, जो 6 शिफ्ट हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में आई बटन का लिंक है, यहाँ से भी क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आज ये पार्ट 7 रहने वाला है और 4 जनवरी 2021 की शिफ्ट फर्स्ट है, जिसे आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट जो कुमार गौरव सर के द्वारा लिखा गया है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के ऊपर कि किसी कंपनी में 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी एक काम को 26 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो, कार्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें कि हम व्यक्ति की क्षमता और उसके समय को जब हम गुणा करते हैं तो हमारा कार्य आ जाता है, और यही फॉर्मूला जो है वो यूज़ होता है हर बार। इसी को यूज़ किया जाता है हर बारी के लिए। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 15 मेल या फिर 20 फीमेल किसी काम को 26 दिन में करते हैं। किसी काम को 26 दिन में करते हैं। अब 15 मेल हों या 20 फीमेल हों, उसको दोनों मिलके, दोनों जो है अलग अलग करते हैं, तो 15 मेल उसे 26 दिन में कर देते हैं, 20 फीमेल उसे 26 दिन में कर देते हैं। यानी इनकी जो एफिशिएंसी आएगी, स्वयं की जो इनकी एफिशिएंसी आएगी, वो कितनी आएगी, 5 या 15 और 5 चौके 20। तो यहाँ से हमारी मेल की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 4, और जो फीमेल की एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 3। अब अगर हम कार्य निकालें यानी कि वर्क निकालें, तो वर्क हमारा क्या होता है, क्षमता यानी कि एफिशिएंसी इनटू समय यानी कि टाइम। तो वर्क हमारा कैसे आ जाएगा, 15 मेल को अगर हम ले लेते हैं, 15 मेल यानी 15 पुरुष 4 की एफिशिएंसी से अगर 26 दिन काम करते हैं, तो ये हमारा जो है क्या आ जाएगा, कार्य। अब उन्होंने बोला है कि 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये काम कितने दिन में करेंगे। तो देखो, 30 पुरुष कर्मी जिनकी एफिशिएंसी 4 है, प्लस 12 महिला कर्मी जिनकी एफिशिएंसी 3 है, तो ये कितने दिन में करेंगे। चलिए निकालते हैं इसे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 15 इंटू 4 इंटू 26, और नीचे आ जाएगा ये 3 चौके 12, 120, और 12 तिया 36, 36। तो 120 और 36, 156। जब हम काटेंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 12 आ गया यहाँ पे। 4 तिया 12, 3 से इसे काटा 5 पे, तो 5 और 2, 5 दूनी 10। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया, 10 दिन। तो वो काम कितने दिनों में हो पाएगा, 10 दिनों में हो पाएगा। तो पहला आंसर है हमारा 10 दिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में दुगना हो जाता है यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी भर जाती है, तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगेंगे। देखो, ये तो वैसे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर इसका कहने का मतलब है कि अगर हम 1 मिनट में, अगर वो एक आम है, तो दूसरे मिनट के अंदर वो 2 हो जा रहा है, और तीसरे मिनट के अंदर वो 4 हो जा रहा है। यानी कि हर एक मिनट के अंदर वो दुगना हो जा रहा है, हर एक मिनट के अंदर वो दुगना हो जा रहा है। तो जैसे ही हम 29 मिनट पे आते हैं, 29 मिनट के अंदर ये क्या होगा, हाफ होगा। और 30 मिनट के अंदर जैसे ही 30 मिनट पे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। यानी कि क्योंकि दुगना होता है ना, दुगना होता है का मतलब क्या है कि पहले 30 मिनट के अंदर अगर वो पूरा भर जा रहा है, तो आधा कब होगा, आधा 29 मिनट के अंदर होगा, क्योंकि वो हर मिनट के अंदर दुगना हो रहा है। तो आधा कब होगा, इसने यही पूछा है कि आधा टोकरी कितने मिनट में भरेगा। तो आधा टोकरी हमारा कितने मिनट में भरेगा, 29 मिनट में भरेगा।
तो राइट आंसर हमारा 29 है और ये एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ लॉजिक था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 एक अलजेब्रा से क्वेश्चन हैगा, और जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आती है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू p है और हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, p स्क्वायर माइनस 2। तो ये जो है हमेशा पूछा जाता हैगा और इस फॉर्मूले को हमें याद भी रखना होता है। बेसिकली हमें याद अगर नहीं भी होता है तो देखो हमें ना स्क्वायर बनाना होता हैगा, तो स्क्वायर वो कैसे भी हम बना सकते हैं। तो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो 9 9 9 ज़ा 81 -2, और यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 79। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। तो देखो हमने मान लिया कि जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है वो a है, और जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है वो क्या है, b है। a बड़ा है b से, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि a माइनस बी कितना है, 1540 है। तो ये एक इक्वेशन दे दी इसने। दूसरा इसने कहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। देखो बड़ी संख्या कैसे आएगी, बड़ी संख्या कैसे आएगी, जब हम 6 से गुना करेंगे, छोटी संख्या को 6 से गुना करेंगे और उसमें 5 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या आ जाएगी। यानी कि बड़ी संख्या लाने के लिए ये खुद कह रहा है ना कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम 6 को b से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसे मान लो कि 16 है और उसको हमने 3 से भाग दिया है, तो भागफल में क्या आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो ये कटने के बाद एक शेषफल बच जाएगा। यानी कि अगर हम ये 16 लाना चाहते हैं और ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो ये 16 कैसे आएगा, हम जब 3 को 5 से गुना करेंगे प्लस उसमें एक ऐड करेंगे तो ही 16 आएगा ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही हो रहा है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों को हम एक दूसरे में पुट करते हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ 1540 दी हुई है, और a की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है कि 6b प्लस 5। तो a की वैल्यू को हम यहाँ से रखते हैं, a 6b प्लस 5 माइनस b इज इक्वल टू 1540। तो यहाँ से ये 6b में से एक b जाएगा, 5b आ जाएगा, 5b प्लस 5 इज इक्वल टू 1540, और 5 कॉमन आ जाएगा तो b प्लस 1 इज इक्वल टू 5 कॉमन है, इधर आकर के डिवाइड होगा ये, तो 5 तिया 15 और 5 अठे 40। इधर देखते हैं अब, तो b इज इक्वल टू 308, और यहाँ प्लस में एक था तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 307। तो b जो है हमारी छोटी संख्या है और इस छोटी संख्या की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 307। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 307। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि √3n की वैल्यू जो है वो 729 है तो यहाँ n का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो इसे लिख लेते हैं कि 729 का मान हमें इस मतलब किसके बराबर है, n की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो √3 स्क्वायर n में है और 729 है। तो देखो 729 किसका स्क्वायर होता है, किसका क्यूब होता हैगा, 3 का क्यूब होता है, सॉरी 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता हैगा। देखो 9 इंटू 9 इंटू 9 करते हैं हम, तो हमारा 729 आता है। अब 9 को जब हमने किया तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और उस पर 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 6। अल्टीमेटली जो इसका हमारा आया रूट, अगर 3 में कन्वर्ट करना था हमें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3√3n इज इक्वल टू 3 की पावर 6, ये आ गया। देखो जब ये आ गया तो हमने अब इस पर स्क्वायर किया, जब हमने इसको स्क्वायर किया ताकि हमारा ये रूट जो है वो कैंसल आउट हो जाए। स्क्वायर करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ये
यहाँ से 3 की पावर n आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 3 की पावर 12 आ जाएगा। अब देखो दोनों का बेस सेम है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं पी क्यू और आर एस समानांतर है। तो पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पे। मान लो ये एक चतुर्भुज है, सॉरी ये एक सर्कल है हमारा, और इस सर्कल के अंदर जो ये है हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं हम इसमें। यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, और ये इसके पैरेलल। तो ये वाली जो लाइन है हमारी, जो ये वाली लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल है। यहाँ पे कोई बिंदु ओ होगा जो कि सर्कल का केंद्र बिंदु होगा। अब ये कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। तो पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और कह रहा है कि पी क्यू व्यास है। तो पी और क्यू देखो ओ पे हमने रख दिया, तो ये व्यास हो गया। यदि कोण क्यू पी आर यानी कि ये वाला कोण कह रहा है, ये वाला कोण यहाँ से, तो ये वाला जो कोण है हमारा ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो देखो ये अगर अर्ध वृत्त के अंदर कोई त्रिज्या खंड बनता है, कोई त्रिभुज बनता है, तो परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री ये हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, तो क्यू का कोण का मान कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 50 डिग्री आ जाएगा, इसका ऑटोमेटिकली 50 डिग्री आ जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हमने इसे क्यू थीटा मान लिया, हमने इसे थीटा मान लिया, अगर हमने इसे थीटा मान लिया तो पी एस आर यही हमने निकालना है, पी एस आर यानी ये वाला कोण हमने निकालना है, इसे हमने थीटा मान लिया। तो इनका जो योग होता है चक्रीय चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 50 डिग्री, इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 50, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 30 डिग्री, 130 डिग्री। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष के लिए 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का तो एक ही फॉर्मूला होता है जो कि सभी के लिए सभी चीज़ों में यही काम आता है, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो हमें उसने यही फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट उसका कितना होगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यही हमें देखना है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो देखो 12,50,000 हमारे को क्या दिया हुआ है, धनराशि दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें कि ना ये जितनी भी जीरो हैं ये हम नहीं देखते हैं, इसे हम बाद में लगाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, 125 है मान लो, क्योंकि बाद में जीरो लगाएंगे। 125 है और रेट है हमारी 5 और टाइम भी है हमारा कितना, 5 अपॉन में 100। अब इसे करेंगे हम 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 आ जाएगा। यहाँ से 125 आ गया बट्टे 4 आ गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12.1 और 4 तिया 12.1, 4 एकम 4, फिर यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ से अपना क्या निकल के आ गया, 3.125। अब अपने पास में ज़ीरो कितनी है, 3.125 अपने पास में ज़ीरो कितनी है, 1 2 3 और 4 ज़ीरो हैं। तो ये वाली जो पॉइंट है इस पॉइंट के नीचे 1 2 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो इन 3 जीरो से माइनस हो जाए, कट जाएंगी। तो यहाँ से अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, 31250 तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो यहाँ पर इसने सिंपल इंटरेस्ट और सीआई की बात करी है, वो भी कितने के लिए, 3 ईयर के लिए। तो 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा सेम ही रहता है, पहले साल भी 10% रहेगा, दूसरे साल भी 10% रहेगा, तीसरे साल भी 10% रहेगा, यानी 3 सालों के अंदर कितने परसेंट ब्याज आएगा, 30% आएगा, यानी 30% आएगा। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल तो 10% रहेगा, दूसरे साल ये 21% हो जाएगा, और तीसरे साल ये 33.1% हो जाएगा, यानी टोटल जो है 33.1% हो जाएगा। तो अंतर अगर हम देखें यहाँ से तो कितना अंतर आ रहा है, 3.1 का, 3.1% का अंतर आ रहा है, और उसने यही पूछा है कि अंतर कितना होगा। तो देखो 5,000 पे 3.1% का अंतर आ रहा है। परसेंट को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे 00 और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 और ये 30 से ये 30 कट जाएंगे, 31 पंजे 155। तो हमारा अपना अंतर कितना आ जाएगा, 155 रुपये। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं का योग 16 है, यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 16 है, और कह रहा है उनका गुणनफल जो है यानी कि a और b ये कितना है, 63 है। तो कह रहा है उन दोनों का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम होता है 1/a प्लस 1/b। ये हमसे इसने पूछा है कि ये क्या होगा। तो इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें, ए और बी का एलसीएम ले तो यहाँ ए बी आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा, ए आ जाएगा, बी और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। एक्चुअली में हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये वैल्यू भी हमें दी हुई है यहाँ पर, और ये वैल्यू भी हमें दी हुई है यहाँ पर। तो दोनों को वैल्यू पुट कर देते हैं, ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 63 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब ये तो बेसिक एकदम बेसिक क्वेश्चन हैगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 154 दिया हुआ हैगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें निकालना है, और यहाँ से 154 है ये, तो 22 से करेंगे इसे, 7 पे कट जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 7 इंटू 7, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 7। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 7। अब परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वेरी सिंपल, 2 इंटू 22/7 गुने आर की वैल्यू कितनी है, 7। 7 से ये 7 कट गया, हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। 15 दिनों तक दोनों एक साथ कार्य को करते हैं, इसके बाद विमल काम छोड़ देता है। देखो हरीश प्लस विमल आए और इन्होंने 15 दिनों तक काम किया। अब इसके बाद जो है विमल ने काम छोड़ दिया। शेष काम हरीश अकेले 10 दिन में पूरा करता है। शेष काम हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा करता है। तो हरीश अकेले इस पूरे कार्य को कितने दिन में करे। अब कोई काम है वो हरीश और विमल 20 दिन में करते हैं, तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा, हरीश प्लस विमल जो है वो 20 दिन में करते हैं। जो काम इन्होंने 15 दिन में हरीश और विमल ने और हरीश ने अकेले 10 दिन लगा करके किए, वही काम जो है हरीश और विमल 20 दिन में कर रहे थे। यही काम 20 दिन के अंदर हरीश और विमल कर रहे थे, जो कि काम इन्होंने टुकड़ों के अंदर किया है। तो यहाँ से देखो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 15H प्लस 15V प्लस 10H इज इक्वल टू 20H प्लस 20V। अब 15 और 10 25 हो जाएगा, और यहाँ ये कितना है, 20 है। तो 25 में से 20 जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 5H आ जाएगा। अब यहाँ पर 15V है और यहाँ पर 20V है। 15 इधर आकर के माइनस हो जाएगा 20 में से, तो कितना आ जाएगा, 5V। तो H और V जो हैं वो बराबर आए हैं, यानी कि 1:1 आया है। तो इनकी एफिशिएंसी 1:1 है। अब अपने पास में कार्य कितना है,
कार्य तो अपने पास में ये था, यानी कि 1 + 1, और ये 20 दिन में मिलकर करते हैं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 × 20, यानी कि अपने पास में कार्य जो है कितना आ गया, कार्य आ गया 40। यही 40 काम कह रहा है अकेले हरीश करेगा। हरीश की एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी एक है तो दोनों 40-40 दिन में करेंगे। तो एक से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना दिन आ जाएगा अपने पास में, 40 डेज। तो हरीश कितने दिन में करेगा, 40 डेज में करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है। अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है, तब टंकी की गहराई, गहराई यानी कि उसकी ऊंचाई। देखो बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार टंकी का मतलब है कि कुछ ऐसी इस तरीके की सिलेंड्रिकल टाइप की टंकी है, जिसमें जो इसका जो रेडियस है यानी कि जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, 21 मीटर है। और इसने हाइट पूछा है कि हाइट क्या होगा, यानी कि इसकी गहराई कितनी है। तो देखो सबसे पहले तो इसका बेलन का जो आयतन होता है, जो बेलन का आयतन होता है वो कितना दिया हुआ है। बेलन का आयतन वैसे होता कितना है, πr²h, ये हमारा क्या होता है, बेलन का आयतन। इसी की वैल्यू हमारे को कितनी दी हुई है, 2376। जब इसकी वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू भी हमें दी हुई है, हमें सिर्फ एच फाइंड आउट करना है, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो देखो πr²h, इसकी वैल्यू कितनी है, 2376। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू है 21 × 21, एच हमें निकालना है यानी उसकी गहराई, और 2376। एज सिंपल एज इसको काट लेंगे हम। 7 से इसे काटा हमने 3 पे, 3 से हमने इसे काटा, 3 से 21, 2 3 9 27, 3 दूनी 6, फिर से 3 से काटा, 3 से 21, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 18, और 1 3 चौके 12। अब कट रहा है ये 11 दूनी 22, ये कट गया अपना 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 24 पे, फिर ये 2 से इसे काटा तो यहाँ पर कितना आ गया, 12। तो अपने पास में एच कितना बच गया, इस साइड में 7 बच गया, इस साइड में 12 बच गया। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/7, यानी कि 1.71 मीटर। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सेम वैसा ही क्वेश्चन हैगा। यहाँ पर इसका रिवर्स किया हुआ है कि x² y² प्लस 1/x² y² की वैल्यू जो है वो हमें 83 दी हुई है। वही चीज़ है, हमें इसके स्क्वायर बनाना है। तो इसमें हम कितना जोड़ें या घटाएं कि हमारे पास जो है वो स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। तो ये p की वैल्यू, यानी कि ये p² प्लस 2 की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 83 दी हुई है। तो हमें इसकी वैल्यू यानी कि p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें p की वैल्यू दी हुई थी और हमें p² -2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब देखो यहाँ पर प्लस का 2 क्यों लगा और उधर प्लस का माइनस का 2 क्यों लगा था, क्योंकि वहाँ पर प्लस की वैल्यू थी और यहाँ पे माइनस की वैल्यू, तो माइनस की वैल्यू तो हमने यहाँ +2 लगाया है। तो p² = 83 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 81। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 81 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर रूट। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो यहाँ से p की वैल्यू हमारी 9 आ गई। तो राइट आंसर हमारा क्या है, 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मैसेप यानी कि HCF जो है वो 6 दिया हुआ है, और कह रहा है उनका LCM 84 दिया हुआ है। LCM जो है वो 84 दिया हुआ है। इनमें से जो एक संख्या है वो 42 दी हुई है, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करिए। तो इसने बेसिक जो इसका सूत्र होता है उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। सूत्र क्या होता है कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर किसके होता है, LCM गुना HCF के। ये जो फॉर्मूला है ना हर बारी पूछा जाता है, और मैंने प्रीवियस जितने भी अपने शिफ्ट अभी तक कंप्लीट हुई हैं उसके अंदर ये बताया भी हुआ है कि ये बेसिक फार्मूला होता हैगा और ये इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो पहला जो हमने पहली जिसने दी हुई है कि पहली संख्या कितनी है, 42 है, गुने दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। LCM इसका 84 है और HCF इसका 6 है।
तो 82 दूनी 84 हो जाएगा यहाँ से, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12। यही हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लसअप है 120 है, तो वह संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात जो है वो 3:5 है, यानी कि 3:5 है, और उनका एलसीएम 120 है। तो देखो एक दूसरा भी सूत्र होता है जिसके अंदर क्या होता है, एचसीएफ उनके रेशो का गुणनफल, उनके रेशो का गुणनफल बराबर किसके होता है, एलसीएम के होता है। और संख्याएं कैसी निकलती हैं, संख्याएं निकलती हैं एचसीएफ उसका पहला रेशो, और दूसरी संख्या कैसे निकलती है, एचसीएफ दूसरा रेशो। तो ये हमारे पास संख्याएं हमें ऐसे निकालनी है। हमें रेशो क्या दिया हुआ है, हमें रेशो दिया हुआ है कि एचसीएफ एक्स की वैल्यू कितनी है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसे एक्स मान लूँ और यहाँ पर इसे वाई मान लूँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, और गुना 5, एलसीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120। तो 5 या 15, 15 से जब इसे करेंगे तो 8। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ हमारा निकल के 8 आ गया। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 15 गुने सॉरी 8, 8 गुने 3, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 8 गुने 5। तो पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 40 है। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो मेन जो हमें याद करने वाली बात होती है ना, वो होती है इसके जो फॉर्मूले होते हैं, जो इसके फॉर्मूले होते हैं ये, ठीक है। तो इसे अगर याद रहेगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू जो है वो 5 है, टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए टेन और कोट को हम टेन कोट ना मान करके अगर ए प्लस बी मान ले, तो कि a प्लस बी की वैल्यू 5 है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, 10 की वैल्यू जो है उसको ऐसे रहने देते हैं कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है, जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर करने पे क्या है हमारे पास वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ए प्लस बी की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस ए बी का क्या मतलब है, देखो ए बी का मतलब है यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। आपको पता ही है कि ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो यहाँ से ये कॉट थीटा हट जाएगा और कॉट थीटा की जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा, कॉट थीटा की जगह में क्या आ जाएगा, 1/tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा और इधर ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इधर आकर के माइनस आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 23। यही वैल्यू जब यहाँ हम पुट करेंगे तो ये आ गया 23 प्लस, अब टेन स्क्वायर 60 डिग्री है, 60 डिग्री के टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, और वो स्क्वायर के अंदर है, तो √3 और इसका स्क्वायर, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 प्लस 2 गुने ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 23 प्लस 3 दूनी 6, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 29। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, सेम ये भी वैसा ही है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ये इक्वेशन बन रही है ना, एक a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू इतनी निकाल लेते हैं पहले, देखो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3√2 इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
तो 3/3 9 हो जाएगा, 2 से ये रूट कट जाएगा और यहाँ से 2 गुना हो जाएगा, नहीं 9 दूनी 18, यानी कि ये हो जाएगी वैल्यू अपने पास में 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 -4, 18 में से 4 गए कितनी आ जाएगी 14। तो इतनी की वैल्यू हमने इतनी की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई अपने पास में 14 आ गई। अब यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, ऑफ का मतलब होता है गुना, और यहाँ पर 13 है प्लस 15 है, तो 14 और 13 को गुना करेंगे हम तो कितनी आ जाएगी अपने पास में, ये आ जाएगी 4×3 = 12, यानी कि 182 और प्लस 15। तो 182 में 15 प्लस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 197। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 197। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 एक आरेख के ऊपर क्वेश्चन है, वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि कितने हॉकी के खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। अब हॉकी कितना है अपना, ये रहा हॉकी, और फुटबॉल कहाँ पे, ये रहा। तो ये वाला हॉकी का सर्कल है और ये वाला फुटबॉल का सर्कल है। अब इसके अंदर कह रहा है कितने हॉकी के खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, यानी कितने हॉकी के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर देखो ये वाला सर्कल जो दोनों में कॉमन आ रहा है 22, और ये वाला जो दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि इस सर्कल के अंदर भी है और इस सर्कल के अंदर भी है, तो ये दोनों ही खेलते हैं। तो 22 + 19 कितना हो जाएगा अपने पास में, 22 + 19 जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा 41। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 41। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक कक्षा के अंदर 48 छात्र हैं, टोटल जो है वो 48 छात्र हैं, जिसमें उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/5 है। 3/5 जो है वो 3/8 जो है वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट हैं वो कितने हैं 3/8, जब हमने इसे किया तो ये आ जाएगा अपना 8×6 = 48, 6×3 = 18। तो प्रेजेंट कितने हैं 18। तो कह रहा है उस दिन अनुपस्थित छात्र कितने थे। अब देखो टोटल अपने पास में 48 है, 18 अब से प्रेजेंट थे, तो एब्सेंट कितने थे, यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि एब्सेंट कितने थे, सिंपल 0, 3, 30, 30। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो साइन कॉस थीटा के ऊपर क्वेश्चन है, यानी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो जब भी कुछ ऐसी वैल्यू आती है जो जोड़ने पर 90 डिग्री बना रही होती है, तो उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, जैसे कि साइन थीटा = क्या होता है कॉस 90 - थीटा। एग्जैक्टली ऐसे ही क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 90 - थीटा। यानी कि ये जो दो फॉर्मूले हैं ना, ये काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, और ये पिछली शिफ्ट में भी पूछे गए हैं इसी इसी इक्वेशन के ऊपर, इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस। तो देखो जब साइन 23 की वैल्यू जो है वो 90 में से माइनस होएगी, तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस में 67 लेके आएगा, और नीचे भी क्या है कॉस 67, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस यहाँ से कॉस 71 है और यहाँ से कॉस 19 है, सेम ये भी कॉस की वैल्यू को साइन में चेंज करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 19, और नीचे भी क्या है साइन 19, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक आया और यहाँ से एक आया, दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा 2। तो यही क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से चल रही हैं। सम्मुख दिशा का मतलब है दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं। अपोजिट का मतलब है कि अगर कोई एक रेलगाड़ी यहाँ से आ रही है, तो जो दूसरी रेलगाड़ी है वो यहाँ से आ रही है, सम्मुख दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे के सम्मुख दिशा में चल रही हैं। कह रहा है कि ये मान लो कि हमने गाड़ी ए जो है उसकी चाल 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस वाली बी की चाल जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड का टाइम लेती हैं। दोनों जो है वो एक दूसरे को पार करने में 30 सेकेंड का टाइम लेती हैं। तो कह रहा है रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है। अब इसकी जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो कितनी है 300 मीटर है। तो इसकी लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी लंबाई कितनी है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। एक बहुत ही सिंपल हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो कि सभी को आनी भी चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन हर बारी इसी का ये बेस है। डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम होता है। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन के ऊपर ही बहुत सारे सवाल बनते हैंगे, और इसी को यूज़ करने वाले हैं हम। तो देखो डिस्टेंस अपने पास में कितना आएगा, डिस्टेंस तो दोनों की लंबाई ही हैगी,
तो एक की लंबाई 300 है, दूसरे की लंबाई हमें पता नहीं हैगी, यानी ट्रेन बी की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमने बी मान लिया ऐसे कि ये बी है, तो डिस्टेंस अपने पास में ये है। इसके बाद में स्पीड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सम्मुख आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड जो है क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 8 7 15 यानी कि 150 किलोमीटर है। अब ये किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलने के लिए हम 5/18 से कर लेंगे गुना। अब ये 30 सेकेंड के अंदर दोनों एक दूसरे को पार कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 5 = 30। 3 से इसे काटा हमने, 3 × 5 = 15, 50। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, 300 + b = 5×5 = 25, 25×5 = 125, यानी कि 1250। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1250 में से जब 300 माइनस होगा कितनी आ जाएगी b की वैल्यू, b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 9 3 12, तो 950। 950 मीटर जो है हमारी क्या है, b की वैल्यू है, यानी कि b की लंबाई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, 950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र जो हैं वो सफल हुए हैं। सफल होने का मतलब है पास हुए हैं। तो पास जो है वो 60% हुए हैं। अगर पास 60% हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, फेल भी हुए होंगे। तो 60% अगर पास हुए हैं तो फेल जो है वो 40% हुए होंगे। इस 40% की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई है, 240। कि असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 240 है। तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, 40% की वैल्यू अगर 240 है, यानी कितने के मल्टीपल पे है ये, 60 के मल्टीपल पे है, 6×4 = 24। तो सफल होने वाले छात्रों को ये भी 60 के मल्टीपल पे कितनी हो जाएगी, 360। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 360। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक खंबे के शीर्ष को उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक खंबा है मान लीजिए ये, ठीक है, इसके पाद बिंदु से, यानी कि यहां से जब हमने इसे लिया, यहाँ पर एक पॉइंट है ये, इसकी जो दूरी है वो 20 मीटर की है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी वो कितनी है, 20 मीटर की है। और कह रहा है कि इसको जब हम मिलाते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो इसका जो उन्नयन कोण आता है वो कितना आता है, 45 डिग्री। तो देखो जब कोई 90 डिग्री का ट्राइंगल बनता है तो उसके अंदर एक 45 है तो ये भी 45 होगा। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, तो इसका रेशो क्या आ जाता है, 1:1√2। पूछा क्या है इसने, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये हाइट। तो अगर ये एक की वैल्यू 20 है, यानी कि 20 के मल्टीपल पे, तो यहाँ भी एक ही है, तो एक की वैल्यू 20 के मल्टीपल पे कितनी आ जाएगी, 20। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन हैगा कि 250 का 27%, 250 का 27% माइनस करेंगे हम 1000 के 0.02%, यानी कि परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा देते हैं। अब क्योंकि इसमें भी पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटाएंगे और इसका भी 2 जीरो नीचे लगा देंगे। तो यहाँ से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएगी। अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 जीरो बचेगी, और इस 1 जीरो से ये भी 1 जीरो हम काट देंगे तो यहाँ भी 1 जीरो बचेगी। यानी बेस में हमारे पास में क्या बचेगा, 10। ऊपर क्या बचा, ऊपर यहाँ पर बचा हमारे पास 25×27, और यहाँ क्या बचा, 2। तो 25×27 की वैल्यू कितनी होती है, 25×25 होता है 625, और 50 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 675। तो 675 में से 2 माइनस हो जाएगा बटे 10, यानी कितना आ जाएगा, 673/10, यानी कि 67.3 जो है हमारा राइट आंसर है, 67.3, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड के परिमाप जो है वो 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो देखो दो त्रिभुज हैं, एक पी क्यू आर एस है और एक जो है वो एक्स वाई जेड है। दोनों समरूप है। समरूप का मतलब होता है पी क्यू आर और ये है अपना क्या, एक्स वाई और जेड। समरूप का मतलब होता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा का रेशो इस भुजा के रेशो के बराबर, इस भुजा का रेशो इस भुजा के रेशो के बराबर, और इस भुजा का रेशो इस भुजा के रेशो के बराबर। और इसका जो आपस में परिमाप होगा वो भी रेशो उनका बराबर होगा। तो देखो ये क्या कह रहा है कि इनका जो परिमाप है पी क्यू आर का, अगर हम देखें त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप जो है वो 48 है, और त्रिभुज एक्स वाई जेड का जो परिमाप है वो कितना है, 24 है। अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, तो देखो 48/24 बराबर एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है। एक्स वाई की वैल्यू नीचे रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमने नीचे इसकी वैल्यू जो है वो 12 है परिमाप की, तो इसकी भुजा की वैल्यू जो है वो, इसकी वैल्यू 24 है, तो यहाँ पर कितनी है, इसकी भुजा की वैल्यू 12 है। तो पी क्यू की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसकी लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 12 × 2 और 2 से इसे में से काटेंगे हम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 24। तो पी क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कह रहा है एक कालीन की लंबाई जो है वो 20 सही 5/2 मीटर है, और इसमें 4 सही 1/2 मीटर लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो 20 सही 5/2 को हम कैसे करेंगे, 20 दूनी 40, 5 45, तो 45/2 मीटर की है। इसमें से 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 मीटर का जो है कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो देखो 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 9 से ये 45 कट जाएगा, 9×5 = 45 यानी कि 5। तो 5 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्त अंक जो है वो इतने 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 हैं। इन आंकड़ों का बहुलक, बहुलक निकालना बहुत आसान होता है। जो सबसे ज़्यादा बारी नंबर रिपीट होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बारी कौन आ रहा है, 65। ये रहा 65 जो है वो 2 बारी आया है। तो हमारा जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा क्या, 65। यही हमारा क्या है, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 25 है, a प्लस बी की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है। अंतर यानी कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15। a की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 25 15 40, a की वैल्यू अपनी आ गई 20। बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, दोनों को घटा के आधा, यानी कि 10, 10 में से दोनों को घटाया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। उनका रेशो पूछा है, A/B, यानी कि B 20 और 5, इनका रेशो कितना हो जाएगा, 5 × 5 और 5 × 20, तो 4:1 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात जो है वो 2:3 है। पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, तो कंपनी में कुल कर्मियों की संख्या कितनी है। देखो फीमेल और मेल की दी हुई है। फीमेल यानी महिला और पुरुष का, फीमेल और मेल का जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पुरुष कर्मी हैं वो 90 हैं, यहाँ पर तो 3 है, 3 की वैल्यू जो है वो 90 दी हुई है, यानी कितने के मल्टीपल पे है, 30 के मल्टीपल पे है। और कुल कर्मी पूछे, यानी कि 3 और 2 5, तो 5 जो है वो टोटल हैंगे, टोटल 30 के मल्टीपल पे कितने हो जाएंगे, 5×3 = 15, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। तो राइट आंसर हो जाएगा 150। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 20 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी कि 20 का सीपी बराबर किसके है, 15 के एसपी के। तो हम यहाँ से सीपी एसपी का रेशो निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15/20, यानी कि 5×3 = 15, 5×4 = 20।
यानी अगर वो 3 में खरीद के लाया था तो उसने 4 में बेचा, यानी उसे 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 3 पे। तो 100 पे कितना? 100 पे हो जाएगा उसे 33.33% प्रॉफिट, यानी कि लाभ। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 15 गुने 14 की वैल्यू इतनी है, मतलब इसको वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास में? तो 15 गुने 14 कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70, 14 एकम 14, ये हो जाएगा 7 4 11 का 1 हासिल आया 1, 210। यहाँ से 210 आ गया और ये माइनस का 30 है, प्लस 3 तिहाई 9, 9 और 27 कितना हो जाएगा अपने पास में? 26। तो यहाँ से निकल के आया 26। अब 210 में से 30 जाएंगे, कितना हो जाएगा अपने पास में? 180। 180 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 206। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर 31 थे, ये ख़त्म हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। इसमें हमने 7 पार्ट जो है आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक इसके 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ से जा कर के आप इसे देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।